जी, आज के लेक्चर में अपना स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 3 आज। अच्छा, आज हमने जो चीज़ें देखनी है इसमें हम असाइनमेंट्स में आ जाते हैं और जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसके ऊपर चलते हैं, जो आज की फर्स्ट असाइनमेंट होगी। उसमें हम क्या करेंगे कि इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, बल्कि हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल का शॉर्टकट क्या बताया था मैंने? हाँ जी, जल्दी से, टाइम नहीं है इतना। न्यू फाइल के लिए कंट्रोल+N, ठीक है, कंट्रोल N किया और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, आफ्टर क्रिएटिंग द फाइल मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और इसमें लाकर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये एक असाइनमेंट है छोटी सी। इस असाइनमेंट को देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है लेकिन इजी हो जाएगी अभी। अच्छा देखिए, होता ये है कि हमारे पास जब भी कोई असाइनमेंट आती है या कोई भी प्रोजेक्ट आता है और हमने उसको सेम बनाना हो तो हम उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके मॉड्यूल को अगर आप देखिए तो एक सर्कल बाहर की साइड पर है, एक सर्कल इनसाइड है, ठीक है, एक यहाँ से ये इस तरह से, एक ये क्या बोलते हैं इसको, राउंडेड रेक्टेंगल लगा हुआ है और एक इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल लगा हुआ है। ओवरऑल क्या है कि दो सर्कल है और दो राउंडेड रेक्टेंगल है। हम पहले इनको ड्रा कर लेंगे, उसके बाद इसको हम आपस में मर्ज करके देख लेते हैं। मैं ये राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से एक एलिप ले रहा हूँ। एलिप से मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रा किया। शिफ्ट प्रेस करने का पर्पज आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि वो यानी विड्थ एंड हाइट वाइज प्रोपोर्शनली एक जैसा बनेगा। मैंने इसको कंट्रोल C किया। अगर मैंने सेम इसी जगह पर पेस्ट करना है तो क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? जल्दी जल्दी से कीबोर्ड पर हाथ रखे और मेंशन करते जाया करें ताकि मुझे पता हो कि आप लोग जो प्रीवियस क्लासेस का मटेरियल है वो आप लोगों के जहन में है। जो भी कंटेंट पढ़ाया गया वो आप लोगों के जहन में होना चाहिए। कंट्रोल+F किया मैंने, कंट्रोल C कंट्रोल F। जो भी लोगों को पहले नहीं पता या जो अभी जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं ली हुई उनके लिए आपने एडिट में जाना है, यहाँ से कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल F। तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं, कंट्रोल C कंट्रोल F। इसके ऊपर एक और कॉपी बन गई जिसको हमने इनसाइड या आउटसाइड बड़ा कर ले या इनसाइड छोटा कर ले, ठीक है। ये वाला एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन हमने यहाँ पर ये रेडी कर लिया। अच्छा, देन हमें क्या करना है कि मैं अगर इसको उठाकर यहाँ रखूं तो ये इस वक्त फिल है। आपने यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेना है और ऑल्ट की के साथ इसको यहाँ से, जी बिल्कुल ऑफसेट भी हो सकता था, आल्ट की के साथ आपने इसको, अच्छा ऑफसेट पाथ हम उस वक्त कर रहे होते हैं जब हमारी विड्थ एंड हाइट इक्वल ना हो, ठीक है। यानी विड्थ और हाइट इक्वल से मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से है और मैंने कंट्रोल C कंट्रोल F किया। इसको अब मैं बड़ा करूंगा तो यहाँ का डिस्टेंस कुछ और होगा, सॉरी, मैं इसको अगर बड़ा करता हूँ तो यहाँ का डिस्टेंस कुछ हो रहा है, ऊपर का कुछ हो रहा है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये विड्थ एंड हाइट वाइज इक्वल नहीं थे। जब आपकी विड्थ और हाइट दोनों साइड इक्वल हो यानी एक स्क्वायर में काम कर रहे हो आप, तो उस वक्त आपको ऑफसेट पाथ की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से शेप बिल्डर से मैंने इनसाइड पार्ट इसका रिमूव कर दिया। जब मैंने इनसाइड पार्ट रिमूव किया तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इस पे राउंडेड रेक्टेंगल लाऊंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि राउंडेड रेक्टेंगल को मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ और मैं इसके कॉर्नर्स को और राउंड करना चाहता हूँ। तो मैंने कौन सी की प्रेस की थी जिससे कॉर्नर कम या ज्यादा हो रहे थे? अभी मैंने अपने माउस का क्लिक छोड़ा नहीं है, ठीक है जी, वेरी गुड। अब की मैंने प्रेस की थी, अब की प्रेस करके मैंने इसके कॉर्नर राउंडेड कर लिए और स्पेस बार के साथ मैंने इसको अब मैं मूव करवा सकता हूँ कहीं पर भी। अच्छा, मैंने इसको यहाँ रखा और थोड़ा सा नीचे ले आया, स्पेस बार छोड़ के इसको थोड़ा सा मैंने ड्रैग किया, बड़ा हो गया ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रख लेता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसका एक ऑफसेट पाथ लेंगे,
उस ऑफसेट पाथ लेने की यहाँ रीजन ये है कि विड्थ एंड हाइट इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी ये एक प्रोपोर्शन में नहीं बना हुआ। अच्छा, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पर साइड पर रखता हूँ, बल्कि हम इसको यहाँ ले जाते हैं और यहाँ से जाकर ऑब्जेक्ट एंड पाथ और यहाँ से आकर ऑफसेट पाथ। जब हमने ऑफसेट पाथ किया, प्रीव्यू ऑन किया, तो ये हमें बता रहा है कि कितना डिस्टेंस के ऊपर ये बन रहा है। अच्छा, हमें इस डिस्टेंस को फॉलो करना है। अगर आप असाइनमेंट को देखें, तो इसका और इसका डिस्टेंस देख लें, ये दोनों एक जैसे, यानी इन दोनों की विड्थ और इसकी विड्थ आपस में एक तरह की है। तो हम यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे। मैं यहाँ से आता हूँ ऑब्जेक्ट में, पाथ एंड देन ऑफसेट पाथ। जब आप ऑफसेट पाथ करके प्रीव्यू ऑन करेंगे तो अब आपको डिस्टेंस कम लग रहा है, तो आप यहाँ से अप की को प्रेस करें तो ये आपका डिस्टेंस बढ़ा देगा। 0.25 आ रहा है, आप इसको कहते हैं जी 0.30 में कर रहा हूँ, ताकि डिस्टेंस ये जो इसकी विड्थ बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बन जाए। अभी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 0.28 किया, ओके कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। शेप बिल्डर लेंगे एंड देन ऑल्ट की के साथ इसमें एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं इसको लाकर यहाँ रख रहा हूँ और देन इसको हम यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल कर लेते। अच्छा, तो इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैंने सबसे पहले इसको, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। इस पे क्लिक किया तो ये क्या बन गया? हाँ जी, ये क्या बना है? नहीं पता। मैंने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर जब आपकी सिलेक्शन हुई हुई हो, सिलेक्शन के बाद आप किसी और ऑब्जेक्ट को एक बार फिर क्लिक कर ले तो वो क्या बन जाता है? की ऑब्जेक्ट बन जाता है। की ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके अकॉर्डिंग तमाम ऑब्जेक्ट आकर सेंटर इक्वल होंगे। अब हम चाहते हैं कि ये फिक्स रहे और ये वाला ऑब्जेक्ट इसके साथ सेंटर इक्वल हो। ये हमने सेंटर किया, यहाँ से हमने इसको इक्वल कर लिया, ये हो गया। देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको हम यहाँ से इस तरह से रोटेट कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इसी तरह की शेप बन चुकी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से शेप बिल्डर लिया, शेप बिल्डर के साथ आप ये देखिए कि ये वाला पोर्शन एक पोर्शन है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करूंगा इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक हो गया। देन मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा यहाँ तक, सेकंड हो गया। अच्छा, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप चारों साइड के सारे पोर्शन एक दफा में करें। जैसे मैं एक पोर्शन यहाँ से किया, ठीक है, ये आ गया। देन दूसरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड वाला यहाँ से यहाँ तक है। पहले आउटर हम सारे बना रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक है। जब ये हमारे कंप्लीट हो गए, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है इसको हम लेकर आए, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, एक हो गया। दूसरा हम यहाँ से इस तरह आ जाते हैं, ये सेकंड बन गया, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, एंड फोर्थ के ऊपर हम आएंगे यहाँ तक, ये हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, सेंटर में देखिए तो एक ये है, ये है, ये और ये, इनको भी हम इसी तरह से लेंगे। यानी पहला वाला क्या है, ये कुछ इस तरह से है, सेकंड वाला क्या है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। थर्ड वाले को अगर हम लें तो ये ऐसे है, एंड फोर्थ वाला कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सारा हमने रेडी कर लिया। अच्छा, जब ये रेडी हो जाएगा तो आपने इसी, ये जो आपका जो शेप बिल्डर है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। इसमें आपको एक टूल मिलेगा, लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट टूल क्या काम करता है, मैंने इस पे क्लिक किया। अच्छा, अब लाइव पेंट बकेट में हम क्या करते होते हैं कि
मैंने सपोज मैं कोई कलर ले रहा हूँ, मैंने ये कलर लिया, देखिए इसको मेरे माउस कर्सर को देखिए जरा, मैंने ये कलर लिया, यानी माउस कर्सर के ऊपर तीन आपको कलर स्वैच नजर आ रहे हैं, एक सेंटर में है वो थोड़ा सा बड़ा है, और एक राइट साइड पे है एक लेफ्ट साइड पे है, वो दोनों थोड़े थोड़े से छोटे हैं। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि जब भी हम कोई कलर स्वैच लेते हैं तो एक कलर वो उसके राइट साइड वाला दिखाता है, एक लेफ्ट साइड वाला दिखाता है। यहाँ देखिए सेम यही हो रहा है, जो यहाँ पर सिलेक्टेड है वो सेंटर में नजर आएगा थोड़ा सा बड़ा, और एक जो उसके राइट पर बैठा है वो है, और एक लेफ्ट पर जो बैठा थोड़ा लाइट ग्रीन है वो है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट कलर देना है तो आप ये करेंगे कि एक क्लिक किया आपने, ठीक है, देन अपने एरो की से राइट एरो की या लेफ्ट एरो की मूव करेंगे, तो यहाँ देखें ये कलर भी चेंज, यानी ये कलर मूव हो रहे हैं, देखें राइट एरो की से या लेफ्ट एरो की से। तो इधर भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे कलर चेंज होता है उसके साथ बैठा हुआ कलर भी आपको इसके अंदर मेरे माउस कर्सर के ऊपर जो आ रहा है उसमें देखिए चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं और सिमिलर कलर भी दे सकते हैं। देखिए मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी के लिए इस कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये कलर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, देन सेम कलर यहाँ पर, देन सेम कलर यहाँ पर, देन सेम कलर यहाँ पर। उसके बाद आप राइट एरो की मूव कर देंगे, ठीक है, राइट एरो की जब आप मूव करेंगे तो आप एक कलर देंगे यहाँ 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 और इस जगह पर। ठीक होगी बात। फिर मैं एक और दफा राइट एरो की मूव करूंगा तो आप कलर कहाँ देंगे, दिस वन, ये एंड ये, ठीक है। फिर आप एक और दफा राइट एरो की मूव करेंगे, उसके बाद आप कहाँ कलर देंगे, इस पोर्शन में, इसमें, इसमें और इसमें। देन आप एक और बार राइट एरो की मूव करेंगे तो ये जो स्मॉल एरियाज रह गए इनमें, इनमें, इनमें और इनमें, ये आपकी पूरी असाइनमेंट रेडी होगी। हाँ जी, ये समझ आया कि नहीं आया? तो ये ऐसा अल्लाह का बंदा या बंदी जिसको समझ ना आया हो। चले जी, गुड हो गया अगर सबको समझ आ गया। नेक्स्ट असाइनमेंट पर चले अब। अच्छा, अब देखिए इसमें आप लोगों ने क्या सीखा कि एक तो आपने ऑफसेट पाथ को कैसे यूज करना है, ठीक है। ऑफसेट पाथ अगर आपका प्रपोर्शन सेम है, यानी आपकी विड्थ हाइट सेम है, फिर आप ऑफसेट पाथ को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अगर आपका प्रपोर्शन सेम नहीं है, यानी विड्थ हाइट सेम नहीं आएगी, उस वक्त आप ऑफसेट पाथ यूज करेंगे। नंबर एक पॉइंट ये हो गया। नंबर टू पॉइंट कि आपने यहाँ से पहले शेप बिल्डर को यूज करना सीखा, उसके बाद अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो आप लाइव पेंट बकेट को किस तरह यूज करेंगे, और शेप बिल्डर के साथ आप यदि सिमिलर पोर्शन इसमें से देखकर किस तरह से ड्रा कर रहे होंगे या उनको आपस में मर्ज कर रहे होंगे। अच्छा, ये यहाँ पर इस असाइनमेंट को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों सिमिलर तरह की असाइनमेंट्स हैं। इसमें हमारा यानी की ऑब्जेक्ट सेम बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम, फिर उसी को रिपीट करेंगे। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो क्रॉस आ रहा है इसको जरा समझ ले, ये क्यों आता है, इसकी रीजन क्या है। जब आपका एक क्रॉस आ रहा हो इसका मतलब ये है कि आपकी पिक्चर अभी लिंक हुई हुई है। लिंक से मतलब ये होता है कि आपने इस फाइल को सेव किया और इसमें ये पिक्चर इसी तरह से मौजूद है। आप अगर यहाँ आकर यहाँ से ये तीन पिक्चर्स डिलीट कर देंगे तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इलस्ट्रेटर का पार्ट नहीं बनी। आपको अगर इनको इलस्ट्रेटर का हिस्सा बनाना है, इस फाइल का पार्ट बनाना है, तो आप इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऊपर बटन आता है छोटा सा जिसको कहते हैं इम्बेड, इम्बेड कर देंगे। तो जब जैसे ही आप एम्बेड करेंगे क्रॉस का साइन यहाँ से चला जाएगा और ये इमेजेस आपके इलस्ट्रेटर का पार्ट बन चुकी है। अच्छा, अब ये इलस्ट्रेटर का पार्ट बन चुकी है, आप फाइल को क्लोज कर दें, सेव करके क्लोज कर दें,
यहाँ से जाकर इन तीनों इमेजेस को बेशक कंप्यूटर क्या दुनिया से इसको रवाना कर दे, तब भी आपके पास ये इस फाइल में ये वाले इमेजेस सेव रहेंगे। तो जब भी आप कोई भी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने एडोब इलस्ट्रेटर में, तो आपने सबसे पहले एम्बेड बटन पर क्लिक कर लेना, ताकि वो लिंक ना रहे बल्कि उसका पार्ट बन जाए। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है जी ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन। इसमें आप मजीद 2 टूल सीख जाएंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से है। अच्छा देखिए, आपको ये एरिया नजर आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिप्स ले रहा हूँ, एक आप बड़ा सा एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। मैं डी प्रेस कर रहा हूँ ताकि डिफॉल्ट कलर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करने के बाद आप आल्ट एंड शिफ्ट के साथ इनसाइड एक कॉपी लेंगे, और उस कॉपी को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो एक जगह पर आकर आपका लिखा हुआ आएगा इंटरसेक्ट। यानी जैसे ही छोटे सर्कल का सेंटर पॉइंट ऊपर वाले सर्कल के पाथ के साथ जाकर टच होगा तो इंटरसेक्ट लिखा आएगा, यहाँ आपने इसको छोड़ देना है। ठीक होगी बात। अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके इनका फिल अभी के लिए नन कर देता हूँ ताकि आपको स्ट्रोक नजर आता रहे इसमें से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट किया और ऑल्ट की एंड शिफ्ट की के साथ नीचे ला रहे हैं, मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। यहाँ पर अगेन सेंटर पॉइंट जब आपके पाथ के साथ टच होगा तो वो क्या कहेगा, इंटरसेक्ट। जहां पर वो आपको इंटरसेक्ट कहे वहां पर आपने उसको छोड़ देना है। अब देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इनका एक ग्रुप बनाने लगा हूं। ग्रुप की क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने, कोई बताएगा जी? ग्रुप, ठीक है जी, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस जी है, शिफ्ट जी या जी खाली नहीं है, कंट्रोल प्लस जी। अच्छा, ग्रुप कर लिया। अब ग्रुप का क्या फायदा होता है कि आप एक को मूव करेंगे तो दूसरा भी साथ साथ मूव होगा। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको एक पहले मैनुअल तरीके से करूंगा। मैनुअल तरीका क्या है कि मैं कंट्रोल सी करूं, कंट्रोल एफ करूं। जब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ हो जाए तो मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूं, फिर कंट्रोल सी करूं, फिर कंट्रोल एफ करूं। जब ये हो जाए तो मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूं। अगेन सेम स्टेप, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, देन अगेन आपने इसको रोटेट कर देना है। अच्छा, जब ये रोटेट हो गया तो ओवरऑल सिलेक्ट किया। ओवरऑल सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इस तरह का एक पोर्शन बनाना है, यानी ये बाहर वाला कलर देखें, ये जो सबसे आउटर है, अंदर वाले भी छोड़ दें। अगर मुझे ये बनाना हो तो मैं कौन सी कमांड यूज करूं, कोई है आइडिया किसी को? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। ठीक है जी, वेरी गुड। यूनाइट यूज करेंगे हम। यहाँ से मैं अगर इसको यूनाइट कर दूं तो सेम यही पोर्शन बन जाएगा, और अगर मैं इसका कलर पिक कर लूं तो सेम यही चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। मैंने भी आपको एक बताया मैनुअल तरीका, या जिसको आप देसी तरीका कह सकते हैं। अब हम दूसरे तरीकाकार की बात करेंगे। जब आप इसको ग्रुप कर चुके हैं, ग्रुप करने के बाद आपके पास यहाँ पर अगर मैं माउस ओवर करूं तो एक टूल आ रहा है जिसको कहते हैं रोटेट टूल। रोटेट टूल के अगर आप शॉर्टकट देखें तो ब्रैकेट में लिखा हुआ आर, आप अपने कीबोर्ड से आर प्रेस कर लें, ठीक है, या आप यहाँ से जाकर इस पर क्लिक कर दें। अच्छा, होता क्या है कि जब भी आप किसी भी चीज को रोटेट करने लगते हैं तो जरा रोटेट की साइकिल को समझ लें। सपोज मेरे पास एक ये है, मैंने एक शेप ड्रा की, मैं ये चाह रहा हूं कि ये इस तरह से रोटेट हो। जब आप रोटेट लेते हैं तो एक पेविट पॉइंट आता है, पेविट पॉइंट यानी एक सेंटर पॉइंट आता है। उस सेंटर पॉइंट को, यानी जैसे मैं इसको पकड़ कर ऐसे कर रहा हूं ना, तो ये सेंटर पॉइंट के गिर्द क्या होगा, रोटेट हो रहा होगा। अच्छा, अब होगा क्या कि मैं कहता हूं कि मैं इसको सेंटर पॉइंट यहाँ क्लिक कर रहा हूं। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ आकर क्लिक कर दिया। अब अगर मैं मूव करूंगा तो ये इस सेंटर पॉइंट के गिर्द इस तरह से मूव कर रहा होगा। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब क्या है कि मैं मैं इस तरह से इसको इस तरह नहीं रोटेट करवा सकता? करवा सकता हूँ, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब आप सिलेक्शन टूल से रोटेट करवा रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को,
तो आप आल्ट की प्रेस करके कॉपी नहीं बना सकते। ठीक हो गई बात। ये वाला रोटेट टूल क्या करता है, जब आप मूव कर रहे होते हैं, अगर आप आल्ट की प्रेस कर दें तो कर्सर देखिए डबल हो रहा है, नजर आ रहा है डबल होता हुआ। मैंने क्या कहा था, आल्ट की जब प्रेस करते हैं तो कर्सर डबल हो जाता है। जब आपका कर्सर डबल हो रहा है तो वो किससे हो रहा है, रोटेट टूल से हो रहा है। इसका मतलब है अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये इस तरह से आपका रिपीटेशन करेगा रोटेट की, जबकि क्या है सिलेक्शन टूल में सेम स्टेप रिपीट होगा, रिपीटेशन नहीं होगी। यानी मैं अगर सिलेक्शन ले रहा हूं और अब मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया और कंट्रोल डी किया तो यही खुद ऑब्जेक्ट खुद ही उसी जो एंगल पे रोटेट होता जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये रोटेट हो लेकिन कॉपी बनकर हो। कॉपी बनकर करने के लिए आपके पास टूल कौन सा है, रोटेट टूल। तो रोटेट टूल में आप पिवट पॉइंट कहीं पर भी लगा लें, वो उसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर लगाया और अब मैं इसको यहाँ से इस तरीके से रोटेट करा रहा हूँ और मैंने इसको किया, मैंने इसको यहाँ से इस तरह से रोटेट कराया एंड कंट्रोल डी किया तो ये इस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग इस तरह से रोटेट करता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम जो अभी हमने मैनुअली कंट्रोल सी कंट्रोल एफ देन रोटेट सिलेक्शन टूल से किया था, वो हम काम एक स्टेप में कर सकते हैं। एक स्टेप में कैसे, ऊपर आ रहा हूं मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहां से मैंने इसे कहा रोटेट एंड देन इसको मैंने यहां से पकड़कर शिफ्ट की प्रेस की एंड ऑल्ट की प्रेस की। जब आपकी एक कॉपी बन गई, आपने 2 बार कंट्रोल डी करना है तो आपको इतने लंबे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक पॉइंट समझ आया कि मैंने आपको रोटेट क्यों बताया यहाँ। अच्छा, अब देखिए काम हमने करना सेम वही था, वो हम मैनुअली कर लेते या आपको एक टूल सिखा कर मैं कर देता। और टूल में यानी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जब मैं उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम क्रिएट करके और उसके अकॉर्डिंग टूल बताऊंगा ना, तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, बजाय कि मैं आपको टूल पढ़ाता जाऊं कि ये टूल ये काम करता है, ये टूल ये काम करता है, तो उस तरह लर्निंग आपका प्रोसेस अच्छा नहीं रहेगा। मैंने इस सब को, देखिए मैंने इन सब को अलहदा से एक कॉपी बना ली, क्यों, क्योंकि मुझे तमाम का जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यही है, इन तीनों को बनाने का। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये करूंगा, मैंने इसको किया यूनाइट, यूनाइट कर दिया। मुझे अंदर की साइड पर कॉपीज चाहिए। ठीक है, तो क्या स्टेप होगा, कोई बताएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 कॉपीज अंदर बनी हुई है, क्या करूं मैं। हाँ जी, क्या करना चाहिए, 4 कॉपीज इन साइड चाहिए हमें। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है जी, वेरी गुड। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, देन मैंने इसको इनसाइड कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, देन मैंने अगेन इनसाइड कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, देन अगेन इनसाइड किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और अगेन। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, ठीक होगी बात। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक टूल अभी हमने देखा था, लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट में हम ये करेंगे कि यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर लिया, देन क्या किया, क्लिक किया, राइट एरो की मूव की, क्लिक किया, राइट एरो 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 की। समझ आई बात। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल सिलेक्ट करके स्ट्रोक पर जाकर नन कर देंगे तो आपका यही वाली असाइनमेंट रेडी हो जाएगी। जी हो गई रेडी। ऑफसेट पाथ आप यूज कर सकते हो, बार बार करना पड़ेगा आपको। इससे भी इजी वे बताने लगो, एक ऑफसेट पाथ हो सकता है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ हो सकता है। एक और चीज जो कि आपका काम में मजीद आसानी ले आएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी उससे, ये देखिए जरा। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, मैं अगर सिलेक्शन टूल से पकड़कर इनसाइड ऑल्ट के साथ भी कॉपी लूं, ठीक है, आ रही है, ठीक है, देन मैं जब रिपीट करूंगा तो क्या होगा कि सेम वही जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए था, कॉपी ही रिपीट करानी थी। अच्छा, अब उसकी रीजन क्या है कि सिलेक्शन टूल
क्या करता है, जब हम इनसाइड कॉपी लेते हैं तो वो बल्कि कॉपी नहीं बनाता, उसी को ही छोटा कर देता है, और जब हम कंट्रोल डी करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट रिपीटेशन में या कंट्रोल डी के साथ सेम वही काम करता रहता है। यहाँ पर एक टूल है हमारे पास, मैं अगर राइट क्लिक करूं तो एक टूल आ रहा है स्केल टूल। स्केल टूल क्या काम करता है? स्केल टूल सेम वही काम करता है जो कि रोटेट में आपके यानी जब आप रोटेट करते हैं सिलेक्शन से तो एक बार हो रहा था, और यहाँ पर जब आप रोटेट करके कंट्रोल डी कर रहे थे तो वो कॉपीज भी बना रहा था। सेम यही काम स्केल करता है, यानी छोटा भी करेगा साथ कॉपी भी बनाएगा। देखिए मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो कर्सर डबल हो गया। जैसे ही कर्सर डबल हुआ आपने यहाँ पर छोड़ देना है, कंट्रोल डी करना है, तो आपकी लाइफ आसान हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लाइव पेंट बकेट लेंगे, एक कलर पिक कर ले, पहले उसको यहाँ फिल करें, राइट एरो की फिल, राइट एरो की फिल, राइट एरो की फिल, और ये आप करते चले जाए। ये आपकी पूरी असाइनमेंट रेडी है। स्टोव को आकर रन करेंगे तो ये सारा हो जाएगा, ये बन जाएगी असाइनमेंट। अब यानी अभी हमने पहले एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस देखा, काम उस तरह भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि टाइम बचाना है। टाइम बचाना है साथ एक्यूरेट काम भी करना है। तो उससे बेहतर टूल जो हमें अवेलेबल हो सकता है उसको हम यूज करेंगे और अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसको लेकर आ रहे हैं किस स्टेप के ऊपर, इस स्टेप पर। अब हमें क्या करना है कि ये चाहिए। इसके लिए हम ये करेंगे कि ये जितने भी स्मॉल सर्कल्स है ना, इन तमाम स्मॉल सर्कल्स को एक बार यूनाइट कर रहा हूँ मैं। ठीक होगी बात। यूनाइट करने से क्या हुआ कि एक पोर्शन, सॉरी ये नहीं हुआ बीच में, अच्छा इजाफी है, ठीक है। हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और दोबारा उसको कंट्रोल एफ कर देते हैं। अच्छा देखिए, अब एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है कंबाइन, और एक ये सर्कल, बड़ा सर्कल है। एक छोटे सर्कल का एक यूनाइट बना दिया हमने, और एक ये है। अच्छा अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट पाथ एंड देन ऑफसेट पाथ। जब मैंने ऑफसेट पाथ किया तो मैं जब प्रीव्यू लूंगा तो ये सर्कल आउटर जा रहे हैं, यानी बाहर की साइड पर इनकी कॉपी बन रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनसाइड बने, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, हाँ जी मैंने कल बताया था इसको, सॉरी लास्ट क्लास में बताया था, माइनस ऐड कर देंगे। जैसे ही मैंने माइनस ऐड किया तो इनसाइड कॉपी बनी। अब इनसाइड कॉपी स्मॉल बन रही है, तो मैं यहाँ से 8 हटाकर अगर मैं ये लगाऊं तो मेरा ख्याल ठीक हो गया, या थोड़ा सा भी और कम करना, 1.7 कर देते हैं, आई थिंक इट्स मच बेटर। मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा ये जब मैंने ओके किया तो ये वाले जो छोटे सर्कल है मैंने इनका एक यूनाइट बनाया, और इसको यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया। ठीक हो गई बात। जब मैंने कंट्रोल एक्स करके इन सबको सिलेक्ट किया और इसको मैंने माइनस फ्रंट कर दिया तो ये पोर्शन आया मेरे पास। और मैंने क्या करना है, कंट्रोल एफ कर देना, वो स्मॉल वाले वापस आ जाएंगे। जब स्मॉल वाले वापस आ जाए तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, स्केल टूल लेना है, और आल्ट एंड शिफ्ट के साथ इनसाइड कॉपी बनानी है, देन कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। हाँ जी कलर कर लेंगे, अब बन गया वही चीज, या कलर भी करके दिखाऊं? मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा देख लें। मैंने ये कहा था कि ऑफसेट पाथ तक तो समझ आ गया ना, क्या नाम है, मलिक शौकत। ऑफसेट पाथ तक समझ आ गया था। अब जब ऑफसेट पाथ बन चुका है ना, तो हमने क्या करना है कि इन साइड जो सर्कल्स हैं, स्मॉल वाले सर्कल्स, ये वाले, इन स्मॉल सर्कल को यहाँ से एडिट में जाकर यहाँ से मैंने कट कर दिया। कट करने से वक्ती तौर पर ये यहाँ से गायब हो गए। अब वो कट में पड़ा हुआ है, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, माइनस फ्रंट कर दिया। बड़े वाले सर्कल ने इनको माइनस फ्रंट किया,
और छोटे वाले सर्कल जो मैंने ऑफसेट पाथ से लिए थे उनको मैंने कट किया गया, उनको अगेन पेस्ट इन फ्रंट कर दिया ताकि वो सेम जगह पर पेस्ट हो जाए। और उसके बाद स्केल टूल के साथ आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसकी रिपीटेशन इनसाइड करके कंट्रोल डी कर देना। हाँ जी, क्लियर। चले जी, ये भी हो गया। अब मेरे ख्याल कलर तो आप लोग कर ही लेंगे। ये आपने यहाँ से जाना है लाइव पेंट बकेट पर, ठीक है। और किधर गया, ये कलर लिया और देन आप क्लिक किया ये, देन राइट एरो की या लेफ्ट एरो की से कलर मूव करते जाए और बाकी कलर आपने करते जाने। इस तरीके से ये आपके कलर्स हो जाएंगे। बाहर वाले में आप ऑल्ट के साथ ये कॉपी करें और क्लिक 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 क्लिक, ये हो गए सबको। ओवरऑल आपका सिलेक्टेड है, ये स्ट्रोक पर जाए, स्ट्रोक डन कर दे, ये आपका सेम वही सब कुछ। अच्छा, अब आ जाता है ये, इसको जरा समझ लें थोड़ा सा। आपको मे भी इसमें कंफ्यूजन हो, मैं इसको जरा, ये जो मैंने अलग रखा था इसकी मैं कॉपी ला रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा देखिए, अब करना क्या है हमने, ये जो ये वाले सर्कल्स है स्मॉल वाले, इन सबको सिलेक्ट किया और इनका एक यूनाइट बना दिया, ठीक है। जब यूनाइट बन चुका है, यूनाइट बन चुका है, इसको जो इजाफी है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल एफ। अच्छा, जब यूनाइट बन चुका है ना हमारे पास, हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको कह देंगे डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करके, डिवाइड करने के बाद, अच्छा जो पाथ फाइंडर वाले नीचे वाले जो मैंने ऑप्शन बताए थे, जब आप इनको इम्प्लीमेंट कर ले तो क्या करना जरूरी होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। जी, नहीं पता। मैंने ये बताया था जब आप पाथ फाइंडर में से नीचे वाले ऑप्शन यूज करेंगे तो ग्रुप नहीं करना, अनग्रुप करना जरूरी होता है। अनग्रुप किया, ठीक है। जब ये अनग्रुप हो चुके हैं तो आपने ये जो बाहर वाले पोर्शंस हैं इन सबको सिलेक्ट करके आपने वन बाय वन सिलेक्शन में ले आना शिफ्ट के साथ और डिलीट कर देना। जब ये डिलीट हो जाए आपके पास, तो एक स्टेप मैं यहाँ पर करना भूल गया हूँ, चले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये आपके पास आ चुके हैं और आपने यहाँ से एलिप्स लेना है। एलिप्स को आप इनके सेंटर में रख देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, अब जब एलिप्स आपका सेंटर में आ चुका है, ठीक है, इन सबको आपने सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके अगर बड़े वाले एलिप्स पे क्लिक कर देंगे वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। इनका आप एक यूनाइट बना लें और इसको अब दोबारा सेलेक्ट किया, एक बार फिर इसको क्लिक किया तो ये की ऑब्जेक्ट बन गया। देन आप सेंटर करेंगे एंड इक्वल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से आई ड्रॉपर एक टूल है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ आकर कलर पिक कर लेना है, ठीक है जी। जब ये कलर पिक हो जाए, इसी तरह स्ट्रोक पर आना है। स्ट्रोक आपका यहाँ से ये ऊपर होना चाहिए। देखिए, अगर आपका स्ट्रोक ऊपर है और मैं दोबारा सेम यही कलर लेना चाह रहा हूँ तो ये कलर फिल में आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये स्ट्रोक पर चाहिए, तो आप अपने शिफ्ट की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और देन इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि सेम कलर को स्ट्रोक पे इम्प्लीमेंट कर देगा। इसका आपने स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है जी। जब आप स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाकर इसको सिलेक्ट करेंगे, स्केल टूल लेकर इन साइड इसकी एक कॉपी बनाएंगे, देन कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और उसके बाद बेशक आप कलर्स वगैरह चेंज कर दें। जैसे ये है तो मैं आई ड्रॉपर ले रहा हूँ, आई ड्रॉपर का शॉर्टकट है आई की। आपके कीबोर्ड पर जो आई होता है उसको आपने सिलेक्ट करना है, देन आप ये कलर पिक कर लें, कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करें, कंट्रोल छोड़ेंगे तो आई ड्रॉपर वापस आ जाएगा, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करें, कंट्रोल छोड़ेंगे तो आई ड्रॉपर वापस आएगा, इस पर क्लिक करें, तो ये भी आपकी असाइनमेंट रेडी हो जाएगी जी। क्लियर।
चले जी, यहाँ तक हम ये जो थोड़ा सा रोटेट स्केल और आई ड्रॉपर से रिलेटेड कुछ काम था, इसको हम समझ चुके हैं। ठीक है, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, इन टूल्स की मदद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होगा और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब एक चीज़ है, वो चीज़ ये कि आपका ये जो अभी हमने बनाया, इसमें एक स्टेप मैं आपको ज़रा बता दूं कैसे होगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी सी इसमें ना एक टेक्निकल चीज़ है, उसको आप ज़रा समझ लें। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी कर रहा हूँ। मैंने सबको सेलेक्ट किया, एक मैं ये सर्कल छोड़ दूंगा, ये वाला, और एक ये बड़ा सर्कल छोड़ दूंगा, बाकी के डिलीट कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है कि इसको मैं यहाँ लाकर इसको मैं यहाँ लाकर इंटरसेक्ट करवा चुका हूँ, यानी ये क्या है कि ये यहाँ पर आकर ये इंटरसेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम नीचे कॉपी लेंगे और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा, ग्रुप करके रोटेट कर देंगे। अच्छा, एक चीज है, जब आप रोटेट टूल लेते हैं तो रोटेट टूल में मैंने आपको बताया था पेवेट पॉइंट यहाँ सेंटर में आता है बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो पेवेट पॉइंट है ये मैं इस बड़े सर्कल के सेंटर में लगाऊं। ठीक है, आप जब यहाँ पर आएंगे, ये आपको यहाँ पर छोटा सा सेंटर लिखा आ जाएगा। अच्छा, इस सेंटर के ऊपर आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करके एक बार क्लिक करना है। जैसे आप ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये रोटेट का मेन्यू आएगा। अच्छा, अब उसमें क्या था कि कितने सर्कल्स आ रहे थे, अगर हम उसको ग्रुप करके रोटेट कर रहे थे, यानी क्या हो रहा था, एक दो, एक ग्रुप बना, उसके बाद तीन चार, सॉरी, एक दो तीन चार, टोटल 8 सर्कल्स थे। अच्छा, आपका जो एक सर्कल होता है उसमें कितने डिग्रीज होते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा? एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? इजी सा क्वेश्चन है। 360। मैं यहाँ से कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ। कैलकुलेटर ऑन किया। ठीक है, हमें कितने सर्कल चाहिए? 8। तो मैं 360 डिवाइडेड बाय 8 करता हूँ तो कितना एंगल आ रहा है? 45 डिग्री। तो आप यहाँ से इसे कहेंगे कि मुझे 45 डिग्री का एंगल चाहिए। आप उसको प्लस में लगा ले, माइनस में लगा ले, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। अच्छा, मैंने प्रीव्यू ऑन किया तो वो मुझे बता रहा है कि ये आपका सर्कल यहाँ आकर बनेगा। ठीक है। अच्छा, मैं अगर माइनस खत्म कर देता हूँ तो अब ये यानी एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ा है। ठीक होगी बात। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको आइडिया होगा क्या होता है। अच्छा, अब आप इसको माइनस के साथ कर ले या प्लस के साथ कर ले, हमने इसकी एक कॉपी ली। जब आपने कॉपी ली है तो आप कंट्रोल डी करेंगे तो आप इस तरह से भी, यानी एक सर्कल के गिर्द आप अपने बाकी ऑब्जेक्ट या बाकी सर्कल्स को ड्रा कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? यानी ये एक और वे है कि आपने अगर बकायदा किसी एंगल के तहत चलना है तो आप उस एंगल को ऑल्ट की के साथ पहले सेंटर से वो वाला मेन्यू ऑन कर लेंगे और वहां पर जितने आपको ऑब्जेक्ट चाहिए उतने ऑब्जेक्ट को डिवाइडेड बाय 360 करेंगे। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप एंगल में डालकर और उसके बाद कॉपी लेके रोटेट करा देंगे। ये पॉइंट समझ आ गया? चलिए, गुड हो गया अगर समझ आ चुका है तो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास 3 तरह की चीजें हैं इसमें। मैं अगर आपसे कहूँ अभी तक आपने जो भी चीजें की है ना, ये उनसे बाहर एक भी चीज नहीं है, सिर्फ एक आधी होगी, वो भी जो है ना इतनी कोई खास नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ ये स्टेयर्स बनानी है तो कितने लोग कहते हैं कि बना सकते हैं? यस लिख दें।
और अगर मैं कहूँ ये लॉक बनाना है तो कितने लोग यस लिखते हैं? पेंसिल पर। लॉक की सेंटर शेप नहीं होनी, ये कह रही है? अच्छा, अब ये यस पता क्यों लिखा आ रहा है? ये यस उस वक्त लिखा आता है जब मैं बताता हूँ। ये ये यस उस वक्त लिखा हुआ आता है जब आपकी स्किल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रही है। अब आप जितनी भी चीजें लर्न कर रहे हैं ना, तो आपके आइडियाज मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए हैं कि मेरे सामने अगर अभी जो मैंने चीज सीखी है उससे रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो मैं बना दूंगा उसको, कोई ऐसा इशू ही नहीं है। ठीक है। और अगर आपने सिर्फ टूल सीखे हुए हो ना, तो फिर आप जो है ना सोचने बैठ जाएंगे कि ये कैसे होगा। इसी वजह से यदि मैं जितनी भी अपनी ट्रेनिंग्स होती है उसमें जब तक आप सिनेरियो बनाकर नहीं ना करेंगे, आप कोई प्रॉब्लम दिखाकर और उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, जब तक लर्निंग प्रोसेस आपका उस तरह से नहीं होगा जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ये देखिए, एक यहाँ पर कुछ चीजें आपको सिखाने वाली है, वो जरा समझ लें। आप सोच रहे होंगे कि तो बड़ी आसान सी चीज है, भी सर बता रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीज है, उसको जरा समझिएगा। ये कलर है, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से कॉपी किया और देन मैंने इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ से मैंने इसको ऐसे रोटेट कर लिया। अच्छा, इसको हम यहाँ पर लाते, यहाँ पर मैं इसे कह रहा हूँ कि कंट्रोल डी, ये हो गया। अब मुझे ये बताएं कि मैंने इनको, इन तमाम शेप्स को एक शेप बनाना है, तो शेप बिल्डर यूज करूँ कि कुछ और यूज करूँ? हाँ जी, शेप मोड। अच्छा, ये कराने का, ये प्रैक्टिस कराने का पर्पस ये है कि ताकि आपको यानी डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर आप लोगों के पास, यानी आप लोगों के ज़हन में ये बात मौजूद हो कि यहाँ पर मेरा काम इससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और इसमें देर लगेगी। देखिए, पहला स्टेप क्या है कि हम उसी को, जो शेप बिल्डर है उसको यूज़ करते हैं। तो क्या होगा कि मुझे यहाँ से ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे मिलाना पड़ेगा सारा का सारा। और अगर मैं इसको सेंटर में ऐसे चला दूंगा तो ये सारा का सारा मर्ज हो जाएगा, ऐसे नजर आएगा आपको। ठीक होगी बात? इससे बेहतर ये है कि सबको सेलेक्ट किया, यूनाइट किया, तो एक शेप बन गई। ठीक होगी बात? इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें जिस चीज ने काम दिया वो क्या था? वो था आपका शेप बोर्ड। अच्छा, स्टेयर वाला काम हमने यहाँ कर लिया। अच्छा, अब लॉक की बात करें तो लॉक को सबसे पहले तो हमने ये पोर्शन बनाया, उसके बाद इसको यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे है। अच्छा, उसके बाद आई ड्रॉपर के साथ ये कलर पिक कर लिया, कलर पिक हो गया। ठीक है, देन ये जो ऊपर वाली शेप है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और राउंडेड रेक्टेंगल को जब आप अप साइड पर मूव किया तो ये आ चुका आपके पास। ठीक है, ये अभी हमने करके देखा था। आई ड्रॉपर के साथ कलर पिक कर ले, देन ऑब्जेक्ट, देन पाथ एंड ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ में यह क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं कॉपी पेस्ट भी तो कर सकता था। हाँ जी, कोई बताएगा रीजन?
व्हाई एम आई यूजिंग ऑफसेट पाथ, विड्थ एंड हाइट सेम नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से हमने कॉपी किया, प्रीव्यू ऑन किया, माइनस पहले लगा हुआ है उसको। अब इसका जितना पोर्शन है अभी इसका इतना नहीं बना, तो मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, 0.25 कर रहा हूँ और ओके कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने माइनस फ्रंट कर दिया। माइनस फ्रंट करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसी की कॉपी ले ले और देन थोड़ा सा बढ़ाकर इसको इसके साथ पकड़कर अगेन माइनस, सॉरी, माइनस बैक कर देते हैं। चले, माइनस बैक किया और इसको हमने यहाँ रखा और इसको कंट्रोल शिफ्ट पेज अप कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट पेज अप आपको पता है स्टैकिंग ऑर्डर हाई या फिर लो हो जाता है उससे। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को जरा समझ ले, ये क्या चीज है। यहाँ से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, पहले तो आपको ऊपर तो सर्कल बना हुआ नजर आ ही रहा है, ये मैंने सर्कल बना दिया यहाँ। ठीक है, आई ड्रॉपर लिया, इसको कलर को पिक कर लिया। अच्छा, दूसरा काम ये है कि मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को मैंने कुछ यहाँ पर लाकर ऐसे मिला दिया, लेकिन अभी भी वो शेप नहीं आ रही। उस शेप के लिए दो तीन तरीकाकार है। नंबर एक तो ये कि ये थोड़ा सा राउंडेड है, सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं राउंडेड, थोड़ा सा जितना सा वो है उतना राउंडेड कर लिया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर आपने एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उस पर वर्किंग करनी है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे। मैंने एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, 1 2 3, राइट साइड पर 3 दफा राइट एरो की प्रेस की, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को पकड़ा, जितनी दफा उधर की है इतनी दफा इधर भी करेंगे, 1 2 3। ठीक है, एक एक बार और कर लेते हैं, 1 एंड 1, ये हो गया। उसके बाद आप इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाए और इस पोर्शन को इसके साथ यहाँ से कर ले सेंटर और एक बार कर ले यूनाइट। हाँ जी, अब बन जाएगा। अच्छा, इससे भी एक और बेहतर तरीका क्या था कि हमने यहाँ पर भी देसी काम किया, 1 बाय 1 1 बाय 1। एक और चीज देख लें, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, नीचे वाले दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से स्केल टूल लेकर और इस एंकर पॉइंट को पकड़कर शिफ्ट के साथ इधर यानी एक साइड पर मूव करेंगे तो दोनों मूव हो रहे होंगे। ठीक है, जितना मर्जी करके छोड़ दे और उसके बाद दोनों को पकड़ के यूनाइट कर ले। ये पॉइंट समझ आया सबको। रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोबारा देख लूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम क्या करने लगे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने बाउंड कर दिया है कि सिर्फ नीचे वाले दो एंकर पॉइंट को पकड़कर उनको आपने थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। ऊपर वाले सिलेक्टेड नहीं है, लिहाजा ऊपर वाले पे इफेक्ट ही कोई नहीं आने लगा। तो हमने नीचे वाले दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद स्केल टूल लेके उस एंकर पॉइंट के ऊपर जाकर जैसे ही एंकर लिखा हुआ आएगा यहाँ आपने क्लिक, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड कर लेना है एंड शिफ्ट की के साथ इसको जब आप एक साइड पर मूव करेंगे तो दूसरी साइड खुद ब खुद एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी। जब ये हो जाए तो आपने यहाँ से नीचे वाले दोनों एंकर पॉइंट पकड़कर इस तरह से इनको राउंडेड कर देना है। राउंडेड करने के बाद आप इसको पकड़कर बेशक ऊपर ले जाए, सेंटर कर ले, जैसे भी आपने करना है। सेंटर करने के बाद एक बार यूनाइट कर ले और यूनाइट करने के बाद आप इसको लाकर यहाँ सेंटर में रख दें। जी, अब क्लियर है। हाँ जी, ये वाला स्टेप आ गया समझ, ये जो भी मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन एंड स्केल टूल की मदद से किया है। चले, गुड हो गया। मैं इसको यहाँ पर साइड पर रख रहा हूँ। पेंसिल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आप एक पोर्शन बनाया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर रहा हूँ। उसके बाद, सॉरी, उसके बाद आपने ये स्टेप एंड देन
ये स्टेप, ये दो हो गए। ठीक है, आपने इसको पकड़कर यहाँ से बड़ा कर दिया। ठीक है, मैं कलर ले आता हूँ ताकि कलर डिफरेंस पहले से ही हमें पता लग जाए क्या क्या है। ये आ गया, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ और देन इसको पकड़कर ड्रैग करके यहाँ मिला रहा हूँ, और आफ्टर दैट नीचे वाला पोर्शन ये बन रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके सिर्फ ऊपर वाले दो कॉर्नर्स को राउंडेड किया। एक बात हो गई। दूसरा काम हमने ये करना है कि नीचे हम सेम इसको रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ लाकर मैं इसको यहाँ वापस मिलाता हूँ। सॉरी, किधर है, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ लाकर मिलाया, और नीचे वाले पोर्शन को मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, हाइड ऊपर लेकर ये कलर पिक कर लिया। ठीक हो गई जी बात। और देन हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड करना है। एंकर पॉइंट कैसे ऐड होता है इसको जरा समझ लें। एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक टूल है, पेन टूल। पेन टूल में आप अगर किसी भी पाथ पर जाकर क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, जैसे एक इधर किया और एक इधर किया। ठीक है, एक एंकर पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर सेंटर में। अच्छा, जब आप एंकर पॉइंट ऐड कर ले, यानी आप सिंगल पाथ पर क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट ऐड होगा, और अगर आप किसी एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट वहां से डिलीट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है जी। जब आपका एंकर पॉइंट डिलीट हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली एक तो ये काम कर रहा हूँ कि यहाँ से इन दोनों को थोड़ा सा राउंडेड कर रहा हूँ ताकि कुछ इस तरह की शेप बन जाए। अच्छा, दूसरा काम आपने ये करना है कि ये आपका सिलेक्टेड है नीचे वाला पोर्शन। यहाँ पर एक टूल है जिसको हम कहते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल लेना है और यहाँ से पकड़कर आपने कुछ इस तरह से चला देना है। जब ये इस तरह से चल जाए तो आपने यहाँ से आकर इसको सिंपली कुछ भी नहीं करना, एक बार ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है। अनग्रुप करना जरूरी था जो कि मैंने नहीं किया था। राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको अलग कर लेते हैं, और एक बार आकर यहाँ क्लिक कर देता तो आपकी ये पेंसिल रेडी है। हाँ जी, समझ आ गया। ये असाइनमेंट भी बन जाएगी अब। इसमें जो भी कुछ है, स्टेयर्स है और लॉक है और एंड पेंसिल है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं एक ये ला रहा हूँ, यहाँ से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल एम्बेड कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जिसको हम बोलते हैं पेन टूल। यानी अगर आप पेन टूल की बात करें तो ये समझ लें कि आपका जो पेन टूल है वो बैकबोन है आपके किसी भी ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, वो बेशक आपका एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा है, या आपका कोई और टूल है। तो पेन टूल के ऊपर मैंने आपको काम भी ज़्यादा देना है। ठीक है, आपको उसमें उसी तरह से मार्जिन दूंगा। 10 असाइनमेंट करनी होगी, वो मे बी 15 हो 20 हो जितनी भी होगी, उसमें से आपके पास चॉइस होगी, आपने 10 करनी है। जो लोग सारी की सारी करना चाहें, ठीक है, उनके लिए यानी ऑप्शन होगी कि आप सारी अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 10 तो करनी करनी है। अच्छा, अब जरा देख ले पेन टूल वर्किंग करता कैसे है। हम एक यहाँ से मैं पेन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। पेन टूल पे अगर आप एक जगह पर क्लिक करें तो क्या होगा कि एक एंकर पॉइंट बनेगा।
सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सिक्स पर, सेवन पर, एट पर, जहां जहां क्लिक करते रहेंगे उस तरह की शेप आपको बनाकर वो देता रहेगा। अच्छा, ये आपके पास एक शेप जिस तरह भी आप ड्रा करते गए उस तरह से बनती हुई आ गई। होता क्या है कि सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक सिंगल लाइन ड्रा करते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अच्छा, आप लाइन आपकी अगर इधर उधर जा रही है तो आप क्या प्रेस करें तो लाइन स्ट्रेट हो जाती है? हाँ जी, बताया था मैंने, शिफ्ट की। मैंने अगर शिफ्ट की प्रेस की तो लाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गई। आपने यहाँ से क्लिक किया और यानी जब आप शिफ्ट की के साथ एक बार और क्लिक कर देंगे तो अभी भी पेन टूल आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। आपके कीबोर्ड पर सबसे टॉप लेफ्ट साइड पर होता है एस्केप बटन, ESC लिखा हुआ होगा। उसको आप प्रेस करेंगे तो पेन टूल से, यानी पेन टूल की जो पाथ कंटिन्यूटी आ रही थी उससे आपकी जान छुड़ जाएगी। अच्छा, अभी भी आपने पेन टूल को छोड़ना नहीं है। देखिए, एक चीज ध्यान में रखें कि मैं यहाँ पर ना कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसको जरा समझ लीजिएगा। पेन टूल प्लस पेन टूल आपका सिलेक्टेड है, ठीक है, और आपने वहां पर कंट्रोल की प्रेस कर ली है तो वो इक्वल हो जाएगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के। ठीक है, पेन टूल आपका अगेन सिलेक्टेड है। ये अभी मे भी आपको लिखी हुई बात समझना है, प्रैक्टिकली जब करूंगा तो समझ आ जाएगी। आपने ऑल्ट की प्रेस कर ली है, ठीक है, तो ये आपकी इक्वल आ जाएगी एंकर पॉइंट टूल के। ठीक है। अच्छा, पेन टूल से, पेन टूल से जब आप किसी पाथ पर आएंगे तो क्या बनेगा, यानी पेन टूल सिलेक्टेड है, आप किसी पाथ पर जाकर माउस ओवर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंकर पॉइंट। और पेन टूल सिलेक्टेड हो तो आप किसी एंकर पॉइंट पर माउस ओवर करेंगे तो क्या होगा, डिलीट एंकर पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, जरा इस वाले पोर्शन को जेन में रखिएगा। पेन टूल, ये क्या पाथ है, यानी ये क्या इस वक्त पाथ है। मैं अगर सबसे पहले वाले को देख रहे हैं अभी हम, पेन टूल अगर आप पाथ पर जाएंगे तो एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्कि, ऐड एंकर पॉइंट। ठीक है, पेन टूल सिलेक्टेड है, आपने, आपका ये पाथ है। पाथ पर देखिए जहां पर भी मैं जा रहा हूँ तो पेन टूल के साथ एक छोटा सा प्लस साइन आ रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो यहाँ देखिए ये एंकर पॉइंट बन चुका है। ठीक है, मैं जितनी जगह क्लिक करूंगा उतने एंकर पॉइंट वहां पर क्रिएट होते जाएंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, ये देखिए मैं एक दो तीन यहाँ पर जाकर मिला दिया, ये देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट बन रहा है। आप अगर चाह रहे हैं कि मैं किसी पाथ पर जाऊं, ये सेकंड वाले को देखिएगा, पेन टूल, अगर आप एंकर पॉइंट पर गए तो डिलीट एंकर पॉइंट, यानी मैं इस पर जाऊंगा तो इस वक्त देखिए आपके पेन टूल के साथ जब आप पाथ पर जा रहे हैं प्लस लिखा आ रहा है, जब आप एंकर पॉइंट पर जा रहे हैं तो माइनस लिखा आ रहा है। यानी मैं अगर इस पर क्लिक कर दूं तो यहाँ से ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा और वो किसके साथ जाकर मिलेगा, जो आपका लास्ट एंकर पॉइंट या जो रिमेनिंग एंकर पॉइंट जहां मिल रहे हैं उनके ऊपर जाकर वो मिल जाएगा। पहली दो ऑप्शन क्लियर हो गई है कि अगर आप पाथ पर जाकर क्लिक माउस ओवर करेंगे और क्लिक कर देंगे तो एंकर पॉइंट बनेगा, और अगर एंकर पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट पहले बताए क्लियर हुए कि नहीं?
सेकंड नंबर पर ये देख ले कि अगर आपके पास पेन टूल सिलेक्टेड है, यानी ये सारे ऑप्शन अगर मैं राइट क्लिक करूँ ना इस पे, तो पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट टूल है, ठीक है। पी से पेन टूल आ जाएगा, ठीक होगी बात। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अगर पाथ पे माउस ओवर करेंगे तो एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, और अगर आप एंकर पॉइंट पे माउस ओवर करेंगे तो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अब आता है एंकर पॉइंट टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा देखिए, होता ये है कि जब आप पेन टूल सिलेक्टेड है, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करें तो कौन सा साइन आया, यहाँ देखिए, ये आपको साइन यहाँ भी नजर आएगा, ये नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन देखिए, इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट टूल। यानी मैं अगर अपने कीबोर्ड से पेन टूल के होते हुए ऑल्ट की प्रेस कर लूं, आपको बार बार जाकर यहाँ से राइट क्लिक करके इसको लेने की जरूरत या इसको लेने की जरूरत नहीं है। आपके सारे काम आपके पेन टूल से ही हो जाएंगे, सिर्फ की को आपने प्रेस करना है तो वो रेलिवेंट फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, ऑल्ट की पे जब हम जाते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पर किसी पाथ पर, तो हम उस स्ट्रेट पाथ को कर्व में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, और जब हम इसको स्ट्रेट करना हो तो इसी, ये जो एंकर पॉइंट टूल हमारा बना हुआ है, ऑल्ट की प्रेस करने से, ये वाली ऑल्ट की प्रेस करने से अगर हम इस पे जाकर क्लिक करें तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, और इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये अगेन ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक होगी बात। हाँ जी, ये गल समझ आई कि नहीं सब नू? ये वो चीजें हैं जो आपकी बेस बना देंगी पेन टूल को यूज करने में। रिपीट में दोबारा कर रहा हूं, देख ले। अगर आप ऑल्ट की प्रेस करके किसी पाथ पर जाकर ड्रैग करेंगे तो वो कर्व बना देगा उसके, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, और अगर आप, यानी पाथ पर करने से क्या हो रहा है, इसी टूल से, एंकर पॉइंट टूल से कर्व बन रहे हैं, और अगर आप एंकर पॉइंट्स पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये वापस आपके स्ट्रेट लाइंस बनती जाएंगी जैसे कि पहले मौजूद थी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल आप समझ आ गया होगा। हाँ जी, अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मेंशन कर सकता है, बाकी कुछ ना लिखे। किसी को कंफ्यूजन है? अच्छा, देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, जब हम ऑल्ट के साथ जब भी ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने से हमारे पास दो हैंडलर्स आते हैं। यानी मैं अगर इस पे माउस ओवर करूं तो हैंडल लिखा आ रहा है, इस पे माउस ओवर करूं तो हैंडल लिखा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम इनको थोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं, ये हो गया। हर एक के साथ क्या होता है कि यानी जिस भी हम पकड़कर कर्व करेंगे उसको, यानी उसको आप स्ट्रेट लाइन से कर्व में चेंज करेंगे, तो हर एक के ऊपर दो हैंडलर्स आएंगे। एक उसका स्टार्टिंग एंकर पॉइंट और एक एंडिंग एंकर पॉइंट का हैंडलर होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि आप अगर यहाँ से अपने कीबोर्ड से पेन टूल के होते हुए कंट्रोल की प्रेस कर लें तो कौन से टूल आया आपके पास? हाँ जी, तो टूल आ रहा है, कंट्रोल की प्रेस की हुई है मैंने, कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूं तो टूल चेंज हो रहा है, ये वाला टूल आ रहा है जो यहाँ ऊपर है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस करके जब मैं इसको पकड़कर मूव करूंगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपके पास ये मूव होता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये भी आपको इस तरह से मूव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि मैं इस हैंडलर को पकड़कर ऐसे मूव कर रहा हूँ या इस हैंडलर को पकड़कर ऐसे मूव कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर ऑल्ट की के साथ हैंडलर को मूव करूँ,
ठीक है, ये अभी आगे चल के जब हम कोई इलस्ट्रेशन बनाएंगे वहां देखिएगा। बेसिकली होता ये है कि जब आप कंट्रोल की के साथ या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ समटाइम जिस तरह पकड़कर मूव कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आपका एक पोर्शन के साथ साथ दूसरा पोर्शन भी हिल जाता है। यानी आपका ये वाला कर्व तो हिल ही रहा है, साथ साथ ये भी मूव कर देगा। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप जब हैंडलर को मूव करें तो आप एंकर पॉइंट टूल के साथ करें, वो आपके सिर्फ एक ही पोर्शन को मूव करता है। लाइक मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अब इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे मूव किया है, देखिए देख रहे हैं मैं किसके साथ कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। दोबारा देख ले, मैं कंट्रोल की प्रेस की, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ पकड़कर मैंने एक को मूव किया तो दूसरा भी साथ मूव हो गया। तो यहाँ पर ये वाला टूल, एंकर पॉइंट टूल, अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करूं तो सिर्फ ये इसी पे इफेक्ट आएगा, दूसरा वाला पोर्शन अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा। आप इस केस में देख सकते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यानी ये आपकी वो चीजें हैं कि जिससे आपकी बेस बन जाएगी, आपको पेन टूल को यूज करना आ जाएगा। ठीक होगी बात? यानी हमने क्या देखा अभी तक, पेन टूल डायरेक्ट कैसे काम करता है, अभी इसमें एक और डिटेल है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद जो पेन टूल के साथ जो अटैच टूल है वो कौन कौन से थे, एड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। इनको मैंने आपको यहाँ पर लिखकर और कुछ प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखा दिया। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली हुई है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, पेन टूल मेरे पास सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ से आया, मैं ऑल्ट की प्रेस की, ऑल्ट की से क्या आ गया, एंकर पॉइंट टूल। मैंने इसको पकड़कर अच्छा मैंने ऐड किए थे, इनको मैं जरा डिलीट कर दूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे। अच्छा, ऑल्ट की के साथ मैंने इसको इधर मूव किया और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर दिया ताकि थोड़ी सी लीफ वाली शेप बन जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि दो तरीके हैं। पहली बात तो ये कि आप फिल रन कर दें, स्ट्रोक बस आपका होगा यहाँ पर। अच्छा, दो तरीके, एक तो ये कि आप ऑल्ट की के साथ इधर कॉपी लें, ट्रांसफॉर्म में जाए और इसमें जाकर आप इसे कहें कि मैंने इसको फ्लिप करना है हॉरिजेंटली। जब हॉरिजेंटली फ्लिप हो जाए तो आप इसको यहाँ से जाकर यहाँ मिलाएं। अच्छा, अब क्या होगा कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद ऊपर वाले दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके सबसे पहले आपने इसको करना है एवरेज। ठीक है, एवरेज किया, ये बोथ यानी वर्टिकली हॉरिजेंटली बोथ, ये क्या करेगा, इन दोनों को करीब ले आएगा। लेकिन करीब लाने से क्या हुआ कि ये अभी भी दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, ज्वाइन नहीं हुए। आपने अगेन सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड देन ज्वाइन। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ से ज्वाइन हो गया। नीचे वाले पर भी आकर आप यही करेंगे, राइट क्लिक किया, दोनों दोनों को नीचे वाले दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करके पहले एवरेज, एवरेज से क्या होगा, दोनों करीब करीब आ जाएंगे, यानी जितना भी उसमें डिस्टेंस होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये भी कॉर्नर बन रहा है, दोनों साइड पर बन रहा है। राइट क्लिक करके इसको आप कर दें ज्वाइन, तो ये यहाँ पर नीचे देखिए, अब वो जो दो कॉर्नर अलग बन रहे थे वो एक बन चुका है। अच्छा, शॉर्टकट की क्या है इसकी, अगर आपने दोनों काम एक ही दफा में करने हैं तो आप ऊपर वाले दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड जे। नीचे वाले दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करें, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। तो इससे क्या हो गया, इससे आपका एवरेज भी हो गया एंड ज्वाइन भी हो गया। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, ये किसके लिए है, एवरेज प्लस ज्वाइन। अच्छा, दूसरा तरीका कार क्या है इसमें, ये रिकॉर्डिंग में आ गया, ये आपको यहाँ से नजर आ जाएगा मैंने क्या शॉर्टकट की प्रेस की थी। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि आप यहाँ से
इसको राइट क्लिक करें और इसे कहें ट्रांसफॉर्म एंड देन रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट किया आपने, रिफ्लेक्ट में ये आपसे पूछेगा कि सेम इसी को करना है कि कॉपी लेनी है। तो प्रीव्यू ऑन कर लेंगे तो ये आपको बता देगा क्या प्रीव्यू आने वाला है। कॉपी ली इसकी, कॉपी लेने के बाद ये कॉपी आ चुकी है, आपने इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है और दोनों को सिलेक्ट करके एक बार शेप बिल्डर इनके ऊपर से चला दें, तो ये आपके एवरेज भी हो गए एंड ज्वाइन भी हो गए। ठीक है जी, दो तरीकाकार बता दिए मैंने आपको। थर्ड नंबर के ऊपर रिफ्लेक्ट में एक और तरीकाकार है, मैंने भी आपको एक रोटेट टूल बताया था। अगर आप रोटेट पर राइट क्लिक करें ना तो इसी में आपको ओ के साथ एक शॉर्टकट की है, उसके साथ एक टूल मिलेगा रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पे क्लिक करें, ये भी आपका, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर देखिए तो एक सेंटर पॉइंट आ रहा है, आपने इस सेंटर पॉइंट को यहाँ लगाना है और देन इसको इस तरह से मूव करवाना है। ये देखिए मूव होता नजर आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, बिल्कुल फ्रीली मूव हो रहा है। आपने क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है एंड ऑल्ट की प्रेस कर लेनी है, तो ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। जब ये रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर एक बार ऐसे चला दिया। हाँ जी, ये जो अभी मैंने तीनों चीजें बताई हैं, तीनों काम बताए हैं जॉइन एंड एवरेज करने के लिए, ये सब लोगों को अच्छे से समझ आ गए। रिकॉर्डिंग में मौजूद होंगे, आप इनको बार बार भी रिपीट करके देख सकते हैं। मल्टीपल चीजें बताने का मकसद ये है कि आपका जिस पे हाथ सेट हो जाए आप उसको आगे लेकर चले, उसको फॉलो करें आगे। कुछ लोगों की प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्म में जो फ्लिप ओरिजेंटल होता है उससे होती है, कुछ की रिफ्लेक्ट से होती है, कुछ की ये जो टूल है रिफ्लेक्ट वाला कुछ इससे कर रहे होते हैं। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप लेकर इसमें फर्दर चल सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास एक लीफ बन चुका है, ठीक है, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, ये आपके बार बार काम आना। अच्छा, जब ये लीफ बन चुका है, ये देखिए पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, अब इसके बाद हमने ये करना है और उसके बाद ये करना है, फिल करना है और उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाना है। अच्छा, जब आप इसको फिल करेंगे, लाइक मैं इसे कहता हूँ कि आप इसको ग्रीन कलर से फिल कर दें और स्ट्रोक पर जाकर इसको नन कर दें। ग्रीन कलर से फिल हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, रोटेट टूल लेंगे, सेंटर पॉइंट या पेविट पॉइंट इस एंकर पॉइंट पर रखेंगे और इसको आप इस तरह से रोटेट करेंगे इसके गिर्द। अच्छा, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हो सकता है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम 90 डिग्री पर करें। ऑल्ट की प्रेस की, 90 डिग्री पर रोटेट किया, देन कंट्रोल डी डी, दोनों दफा कंट्रोल डी हो गया। अब ये वाला पोर्शन जो है, ये जो व्हाइट बीच में आ रहा है, ये कैसे आएगा, हमने एक कमांड पढ़ी थी जिससे क्या होता था कि ओवरलैपिंग पाथ वहां से कट हो जाते थे। कौन सी कमांड थी वो? हाँ जी, कोई बताएगा? गलत, इंटरसेक्ट नहीं थी। आप लोग इंटरसेक्ट लिख रहे हैं, ये थी एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करता है आपके ओवरलैपिंग पाथ को, वहां से खत्म कर देता है। मैं अगर इसको यहाँ ले जाकर रखूं तो ये आपको नजर आ जाएगा, इसने इसको यहाँ से खत्म कर दिया। ठीक है, अब फर्दर क्या है कि हमने जैसे ये 4 का बनाया, इस तरह 8 का बनेगा। यहाँ पर आ जाएंगे तो इसमें फिर और टेक्निक, इसमें आप 3-4 भी बना लेंगे ना तो मैं आपको पूरे मार्क्स दे दूंगा। कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपने सारे ही बनाने हैं। यानी आप ये वाले 3 और नीचे वालों में से कोई से 2 बना लें, वो बेशक जिस तरह भी बनाए। पर्पस क्या है, आपकी प्रैक्टिस। जैसे अब ये आ रहा है, मैं इसको यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, प्राइवेट पॉइंट सेंटर पॉइंट मैंने ये लगाया, ये एंड देन दिस दिस दिस, और उसके बाद आपने सबको सिलेक्ट करके एक बार एक्सक्लूड कर दिया, तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ गया जो यहाँ ऊपर बना हुआ। अब ये वाला क्या है कि इसमें थोड़ा सा दूर ले जाकर बनाया गया, या क्या है, ये किस तरह से है, हाँ थोड़ा सा दूर ले जाकर बनाया गया। वो कैसे आया कि आप प्राइवेट पॉइंट को दूर ले जाएंगे, यानी जैसे प्राइवेट पॉइंट हम यहाँ लगा रहे हैं तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल आर करूंगा, रूलर ले आऊंगा और यहाँ पर इसके सेंटर में रूलर रख के थोड़ा सा दूर ले जाकर मैं प्राइवेट पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, यानी ये प्राइवेट पॉइंट लग गया।
अब मैं जब इसको रोटेट करूंगा तो ये थोड़ा सा दूर मूव होगा और इस तरीके से कंट्रोल डी करेंगे आप। कंट्रोल डी करने के बाद सबको सिलेक्ट कर लें, एक बार यूनाइट कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ इनसाइड एंड देन कॉपी दिस वन एंड सेलेक्ट ओवरऑल। बल्कि एक बार और कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एंड देन कॉपी अगेन इनसाइड। ठीक है, ओवरऑल सेलेक्ट करें और इसको एक्सक्लूड कर दें। ये चीज आपकी बन जाएगी जो यहाँ बनेगी। इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये है जी, बना लेंगे आगे के। यहाँ देख लें, ये जो पोर्शन हुआ है ना कुछ इस तरह से है, ये कुछ ये और ये। इसमें ये है कि आपकी दो कमांड्स को मैंने यूज किया, यानी मैंने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया और देन मैंने इसको यहाँ से स्मॉल किया। स्मॉल करने के बाद मैं इसको ले गया हूँ यहाँ ऊपर। ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद रोटेट लिया, ऑल्ट की के साथ यहाँ आपने सेंटर पॉइंट ढूंढ लेना, इसका कहाँ पर करके आ रहा है, अंदाजे से ही लगा दिया मैंने। अच्छा, ये कितने पोर्शन है, 1 2 3 4, 45 डिग्री बनेगा। कॉपी ले ली इसकी। ठीक है, देन कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी करने के बाद आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। आई थिंक एक्सक्लूड कर देंगे तो ये आपकी वही चीज बन जाएगी। हाँ जी, ये असाइनमेंट हो जाएगी अब। इसमें से कोई से 4 5 बना लीजिएगा NFM। बस आपके प्रैक्टिस पर्पज है कि आपको करना आ जाए काम। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट में ये एक असाइनमेंट है, पैटर्न रिपीटेशन की असाइनमेंट है ये। पैटर्न रिपीटेशन में क्या है कि कुछ इस तरह से आपने पैटर्न रिपीट करने हो ना, तो उसके लिए मैं इसी को वापस ला रहा हूँ जरा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अभी एक और हमने पैटर्न बनाया था इसमें, उस पर मैं वापस आना चाह रहा हूँ जो 8 से बनाया था। दोबारा करना पड़ेगा, चले खैर कर लेते हैं। रोटेट किया, पिवट पॉइंट यहाँ लगाया, ये कंट्रोल डी, देन ओवरऑल सिलेक्टेड, देन एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करने के बाद आपने इसको ले लेना है, एक स्पेयर ले लेना है। स्पेयर लेकर आप इसको कर दें इसके सेंटर एंड इक्वल। सेंटर इक्वल जब आप कर लें तो एक बार सिलेक्ट करके या माइनस बैक कर लें या माइनस फ्रंट कर लें, कुछ इस तरह का हो गया ये। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको यहाँ से ले लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है जी, और इनको हम कह देते हैं कि जी आप इनको सेंटर इक्वल खुद ही कर लें। यहाँ से इसको हमने सेंटर इक्वल बना लिया। अच्छा, जब ये हो गया तो मैंने इसको एक तो यानी कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट हमने इसको डाउन किया और ये वाला पोर्शन पकड़कर वाइट कर दिया। ठीक है, अब ये जब वाइट हो गया तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको अगर यूनाइट करके देखिए नहीं होगा, ग्रुप कर लेते हैं। इसको ग्रुप किया, स्मॉल कर लिया और देन इसको हमने इधर की साइड पर ऐसे रिपीट किया और उसके बाद आपने कंट्रोल डी 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 इस तरह, और देन आपने इस तरह सेलेक्ट करके और यहाँ से कोई भी एक पैटर्न लेकर उसको आपने रिपीटेशन करके वो सबमिट करा देना। और ये आपका ऐसा जैसे फैब्रिक्स वगैरह के ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं, रिपीटेशंस होती है, ये आपकी कुछ उस तरह की चीज़ बन जाएगी। ये भी मेरे ख्याल इजी असाइनमेंट है, कर लेंगे आप लोग। देखने में दूर से लग रहा होगा जैसे पता नहीं कितनी कम्प्लेक्स है, लेकिन जब आपको इसका फार्मूला पता लग जाएगा काम का तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अच्छा, अब ज़रा आजे हम एक थोड़ा सा मैं आपको
फेमिलियर करने लगा हूँ कि हमने अभी तक जितनी भी चीजें बनाई है ना, बनी बनाई शेप से बनाई है। ठीक है, थोड़ा सा काम हमने पेन टूल से करके देखा था। अब ये है एक डक। इस डक को अगर मुझे बनाना हो तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इसको जरा समझ लें। पहली बात तो पेन टूल में मैंने आपको ये ऊपर कुछ चीजें बता दी, कुछ और चीजें हैं उनको जरा समझ लें कैसे होती हैं। ये है पेन टूल। पेन टूल से जब भी आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं, डिफॉल्ट एंड देन क्रॉस। अच्छा, क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, तो आपकी स्ट्रेट लाइंस बनती जाती है। अच्छा, अगर ये हो कि आप जब पेन टूल से आपने कोई चीज बनाई और आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जो लाइन है वो कर्व आए, तो आप क्या करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, बल्कि ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ जितना आते जाएंगे कर्व बनता जाएगा, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो कर्व नीचे की साइड पर बनता जाएगा। यानी होता क्या है कि जब भी आप स्ट्रेट लाइंस बना रहे हो और आपको कोई कर्व चाहिए तो आप क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ड्रैग करेंगे। ड्रैग अगर आप कर रहे हैं राइट साइड के ऊपर तो लेफ्ट साइड पर कर्व आ रहा होगा, और अगर आप ड्रैग कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर तो राइट साइड के ऊपर कर्व बन रहा होगा। फिर इस कर्व की पोजीशन क्या है कि अगर मैं अपने कर्सर को नीचे की साइड पर मूव करता जाऊंगा तो कर्व राइट साइड पर बन रहा है, लेकिन ऊपर की साइड पर बन रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड वाले कर्सर को ऊपर की साइड पर लेके जाऊंगा तो कर्व आपका राइट साइड पर बन रहा है, लेकिन नीचे की साइड पर बन रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से आप अगर इसको यहां से इस तरह और इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, और होता क्या है कि आप कर्व लेना चाह रहे हैं टॉप साइड पर तो आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे डाउन साइड पर, और अगर आप कर्व लेना चाह रहे हैं बॉटम साइड पर तो आप ड्रैग करेंगे टॉप साइड पर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक ये तो बात क्लियर हो गई कि जब भी हमें स्ट्रेट लाइंस बनानी है तो हमें सिर्फ क्लिक करते जाना है, और जब हमें कर्व बनाना है तो हमें क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक को छोड़ना नहीं है। छोड़ना उस वक्त है जब हम फाइनल कर चुके हो कि हमारा कर्व ऐसा दिखना चाहिए। अच्छा, अब होता ये है कि जब आप एक बार कर्व बना लेते हैं तो आने वाला भी कर्व ही बन रहा होता है। यानी आपका इलस्ट्रेटर, उसकी इंटेलिजेंस सेंस ये कहती है कि इस बंदे ने पहले एक कर्व बनाया था, लिहाजा मे बी ये नेक्स्ट भी कर्व ही चाह रहा हो, तो वो आपको कर्व बताता है। अच्छा, अब ये कर्व बनता किस बेस के ऊपर है, वो आपके इन हैंडल्स की बेस पर बन रहा होता है, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि जब आप ड्रैग करते हैं किसी भी, यानी मैं अगर इस पे भी पकड़कर इस तरह ड्रैग कर दूंगा तो इसमें भी हैंडल्स बन जाएंगे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया था, इस तरह से ड्रैग किया हुआ था, दो हैंडल्स बन रहे थे। अच्छा, इन हैंडल की बेस के ऊपर ये देखिए, ये जो हैंडल आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपके आने वाले कर्व को कर्व कर रहा है, यानी आने वाले आपके पाथ को कर्व कर रहा है, और ये वाला जो हैंडल है ये आपके जो आप कर्व बना चुके हैं ये उसको कर्व कर रहा है। अच्छा, अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करूं तो एंकर पॉइंट टूल आ गया। मैं अगर इस हैंडल को पकड़ के यहाँ पर छेड़ देता हूँ तो आपका ये वाला कर्व इस हैंडल के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी बात ये कि मैं अगर आने वाले, ये जो आने वाला कर्व है इसके हैंडल को मैं पकड़कर ऐसे ले जाता हूं तो आपका कर्व अब इसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा। यानी आप अगर इससे इधर है तो वो इसके अकॉर्डिंग आपका कर्व बना रहा है, अगर आप इससे इधर है तो वो इसके ऑपोजिट आपका कर्व बना रहा होगा। ठीक है। अच्छा, जब एक कर्व बनता है तो मैंने आपको बताया कि आने वाला भी कर्व होता है, लेकिन जब दो कर्व बन जाए तो नेक्स्ट इलस्ट्रेटर आपको स्टेयर्ड पाथ की ऑप्शन देता है। आपने जितनी दफा कर्व बनाना है उतनी दफा ड्रैग करते जाए तो कर्व बनता चला जाएगा।
इस तरह से। और जितनी दफा आपने स्ट्रेट चलना है तो आप यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं जो कर्व बना हुआ है। अगर आपने इस कर्व की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना है तो एक बार एंकर पॉइंट पर आकर क्लिक कर दे, तो अब जितने भी बनेंगे वो स्ट्रेट ही बनेंगे। हाँ जी, ये बात समझ आई कि नहीं आई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये जो अभी मैंने इतनी लंबी कहानी बताई है ये समझ ना आई हो? नहीं आई तो बता दें, इसको रिपीट कर लेते हैं। क्योंकि ये बेस है आपकी, आपका बैकबोन है पेन टूल जो है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसी वजह से मैं सबसे ज्यादा असाइनमेंट पेन टूल पे ही देता हूँ। देता मैं काफी सारी हूँ, 10 का कह देता हूँ। जिन्होंने 10 कर ली वो भी गुड है, और जिन्होंने 10 ना की 10 से ज्यादा की उनके तो फिर जो है ना और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है पेन टूल पे। यानी आपका जितना भी क्रिएशन रिलेटेड काम है वो सारा पेन टूल से होता है। कर रहा हूँ मैं रिपीट, दोबारा देखिए। अच्छा, पेन टूल मैंने पहली बात तो बताई कि अगर आप क्लिक करते जाएंगे स्ट्रेट बनता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कर्व बनेगा, राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट कर्व बनेगा, और लेफ्ट साइड पे करेंगे तो राइट कर्व बनेगा। अच्छा, जब आप एक कर्व बना लेते हैं तो आने वाला भी कर्व होता है, ठीक है। वो आप बेशक नीचे की साइड पर बना लें इस हैंडल के, और बेशक आप ऊपर की साइड पर बना लें। अच्छा, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एक कर्व बना चुके हैं, अगला कर्व ना आए जो कि बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर आपको बता रहा है, तो आप एंकर पॉइंट पर जाकर एक बार यहाँ पर क्लिक कर दें। अब आने वाला आपका स्टेट बनेगा। आप अगर उसको फिर भी कर्व बनाना चाहते हैं तो आप खुद ड्रैग कर सकते हैं, वो आपको खुद ऑप्शन नहीं देगा कि जी आपने इसको कर्व ही बनाना है, जैसा कि अभी वो पहले दे रहा था। क्यों? क्योंकि आप एंकर पॉइंट पर आकर एक बार क्लिक कर चुके हैं। एंकर पॉइंट पर क्लिक करने का पर्पज ये है कि आने वाला हैंडल आपका यहाँ से खत्म कर दे आप। यानी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये वाला हैंडल खत्म हो जाएगा, तो कर्व भी आना बंद हो जाएगा, वो आपका स्ट्रेट आ रहा होगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अगर आप चाहते हैं पहला कर्व आया सेकंड भी कर्व आए तो क्लिक कर दे, आने वाला कर्व नहीं होगा बल्कि स्ट्रेट होगा। अगर आपने फिर कर्व लेना है तो आप पकड़कर ड्रैग कर सकते हैं। ये टोटल कहानी है। अब बताएं समझ आई कि नहीं आई? रिपीट। मलिक शौकत, मुस्फिरा क्या नाम है? मुस्फिरा रेहान। हाँ जी, आप डक बनानी शुरू करें। अच्छा, देखिए, जब भी आपने किसी भी चीज को ट्रेस करना हो ना तो उसमें दो तीन तरीकाकार है। नंबर एक तो ये कि आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करें। ओपेसिटी यहाँ ऊपर लिखी, जैसे ही आप पिक्चर को क्लिक करेंगे यहाँ पर ओपेसिटी आ जाएगी। ओपेसिटी को आप इसकी कर दें, लाइक मैं इसे कहता हूँ जी 50% कर दिया। 50% करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एंड लॉक पर जाएंगे, और उसके बाद सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट टाइम मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा फॉर लॉक सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने जेन में रखना है। कंट्रोल 2 फॉर लॉक, और अनलॉक के लिए Alt Control 2 ये लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ क्या करने लगा हूँ, कंट्रोल 2। अब ये क्या है कि अब इसके ऊपर कोई भी चीज मूव नहीं होगी। सॉरी, ये चीज ये जो इमेज है ये खुद ब खुद मूव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम इसको लॉक कर चुके हैं। अच्छा, अभी तक मैंने आपको लेयर से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, अब जरा लेयर के ऊपर भी आ जाए, लेयर्स है क्या। हम अगर यहाँ से विंडोज में चले जाए, विंडोज में आपके पास यहाँ पर ये लेयर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, F7 इसका शॉर्टकट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, लेयर इस वक्त 1 आ रही है। अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें जितना भी हमने काम किया है वो इसमें सब लेयर बन बन के आगे काम चलता रहता है।
इस वक्त इमेज वाला जो लेयर है उस पर देखिए यहाँ पर एक लॉक लगा है, क्यों? क्योंकि मैंने Ctrl+2 प्रेस किया था। अच्छा, अब होगा क्या, मैं इसको यहाँ से क्या करने लगा हूँ। एक तो तरीकाकार मैंने बताया कि ओपेसिटी कम करें। ओपेसिटी कम करने का नुकसान ये होता है कि जब आप कलर पिक करते हैं ना, यानी मैं कहता हूँ आई ड्रॉपर से मैंने ये कलर पिक करना है तो ओरिजिनल कलर नहीं आता, बल्कि 50% कम ओपेसिटी वाला कलर आता है, जो कि मैंने यहाँ पर 50% कम की हुई है। ठीक है, यानी एक सॉलिड कलर है वो 100% दिख रहा है, मैं ओपेसिटी कम करके लॉक करके जब उसको पिक करूंगा उस कलर को, तो वो क्या दिखेगा, 50% दिखेगा। तो लिहाजा ये वाला जो तरीकाकार है जो मैंने अभी लॉक किया और ओपेसिटी कम की, इससे बेहतर एक और तरीकाकार है, हम इसको 100% वापस करते। ठीक है, यानी ये जो इमेज वाला जो पोर्शन है इसको मैं कर रहा हूँ 100% वापस, ताकि ये ओरिजिनल नजर आनी शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये वाली लेयर आपकी सिलेक्टेड है, राइट क्लिक किया। ठीक है, अच्छा ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं ना इसमें, लाइक ये हो गया और ये हो गया, इनको मैं डिलीट कर दूँ। अच्छा, अब क्या है कि इस लेयर पे ये इमेज पड़ा हुआ है, आपने यहाँ से इस फ्लाई आउट बटन पर क्लिक करना है और इसे क्या देना है, इसका एक टेम्पलेट बना दें। जब आप टेम्पलेट बनाते हैं तो दो काम होते हैं, एक तो ये कि ओपेसिटी यहाँ देखिए 100% ही है, लेकिन वो उसको खुद ब खुद आपको उसको लाइट कर देता है। इसका पर्पस ये है कि वो ये समझता है कि आप इसको ट्रेस करने लगे हैं। ठीक है, तो वो आपको दिखा तो लाइट रहा होता है, लेकिन होते ओरिजिनल कलर्स ही हैं। दूसरा काम वो ये करता है कि आपका लॉक भी ऑटोमेटिकली कर देता है, आप इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाते हैं और कहते हैं कि सर आपने उसको टेम्पलेट बनाकर काम किया था तो हो रहा था, जब हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, वहां पर आपका पेन टूल जो है वर्किंग ही नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये है कि आप लेयर 1 को इस वक्त कंप्लीट लॉक कर चुके हैं, आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, यहाँ से ये एक न्यू लेयर का बटन है, इस क्रिएट न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके इससे ऊपर एक और न्यू लेयर बन जाएगी जिसका नाम है लेयर 2। अब अगर आप पेन टूल से वर्किंग करनी शुरू करेंगे तो इस लेयर 2 के ऊपर वो वर्किंग होनी शुरू हो जाएगी। लेयर 1 पर इसलिए नहीं होगी क्योंकि लेयर 1 टेम्पलेट बन चुकी है और लॉक हो चुकी है। ये जो अभी मैंने पॉइंट बताया टेम्पलेट बनाने का और लेयर लॉक करने का, ये समझ आ गया कि नहीं? और आपने सेकंड लेयर क्यों लेनी है, ये भी बात समझ आई कि नहीं आई, जरा मेंशन करें जल्दी से। अच्छा, चले गुड हो गया। अब देखिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको स्वैप करने लगा हूँ स्ट्रोक के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी इसका बॉर्डर है ना उसके ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे, यानी ये किया, ये इसकी आउटर बाउंड्री के ऊपर हम लोग क्लिक करते जाएंगे। विंग्स की तरफ ना जाए, ये जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, सिर्फ ये जो बाउंड्री आ रही है इसके ऊपर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और रफली ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं इसको रफ ड्रा कर चुका हूँ। स्ट्रोक को मैंने रेड कलर का कर दिया ताकि मुझे ब्लैक स्ट्रोक के ऊपर वो नजर आ रहा हो कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब आपने यह क्या करना है, अगर मैंने ये जो स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं इनको अगर मैंने कर्व करना हो तो क्या की प्रेस करूं मैं? जी, कोई बताएगा? वेरी गुड। देखिए ऑल्ट की प्रेस की, ड्रैग करके लाकर इसके ऊपर बिठा दिया आपने, जितना जितना बैठता बिठाए, अभी बाद में फिर हम इसको करते हैं सेट। ये बिठा दिया, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से कुछ इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया, यहाँ से आपने इसको कुछ ऐसे बिठा दिया, यहाँ से ये आएगा ऐसे,
और जब आपका इस तरह पकड़ के अब ये पूरा हिल जाएगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे, हैंडलर्स की मदद से इसको उठाकर बैठाएंगे। एक हैंडलर की मदद से यहाँ बिठा दिया और एक हैंडलर्स की मदद से यहाँ बिठा दिया। ठीक है, आल्ट के साथ पकड़ा इसको यहाँ पर, आल्ट के साथ पकड़ा इसको यहाँ पर। ठीक है, ये आपने आउटर बाउंड्री इसकी क्रिएट करनी। ठीक है, रिफाइनमेंट अभी हम देखते हैं कैसे करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट रिफाइनमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आपने किसी एक सिंगल एंकर पॉइंट को मूव करना हो तो आप कौन सा टूल सेलेक्ट करते हैं जी। किसी सिंगल एंकर पॉइंट को पकड़कर मूव करना हो तो कौन से टूल से कर रहे होते हैं हम? जी, डायरेक्ट सिलेक्शन, वेरी गुड। तो पेन टूल सिलेक्टेड है, मैं कौन सी की प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन मिल जाएगा मुझे? कंट्रोल, वेरी गुड। मैंने कंट्रोल की प्रेस करके इसको एग्जैक्टली ऊपर बिठा दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको पकड़कर कुछ इस तरह से बिठाया। ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा सा हम ले आए यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ इसको पकड़ा और ऐसे बिठाया। ऑल्ट के साथ आप पकड़ेंगे ये, ऑल्ट के साथ आप पकड़ेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से ऑल्ट के साथ आप यहाँ बिठाएंगे। अब ये कॉर्नर बन रहा है, कंट्रोल की के साथ इसको सिलेक्ट किया और इसको आपने इनसाइड क्या कर दिया, कॉर्नर राउंड कर दिया जितना कि हमें चाहिए। ठीक है, यानी बड़े इजीली आप कोई भी चीज इसके ऊपर ड्रा इजीली कर सकते हैं। ऑल्ट की प्रेस की, इसको आपने पकड़कर यहाँ तक लाए और कंट्रोल की के साथ इस एंकर पॉइंट को पकड़ा और इसके ऊपर यहाँ लाकर बिठाया। ठीक है जी, अब ऑल्ट की के साथ इसको आपने ऐसे सिलेक्ट किया। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा खराब हो रहा है, कंट्रोल के साथ इसको पकड़े, ऑल्ट के साथ ये मूव किया और ऑल्ट के साथ ही आपने इसको ऐसे पीछे ले जाकर ऐसे बिठा दिया, एग्जैक्ट बैठता जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत उन्नी भी रह भी जावे तो खैर है। इसको आपने यहाँ से इस तरह करना है और यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है। अच्छा, जब आपके पास ये सारी चीजें, आप देख लें कि आपने जो रिफाइनमेंट करनी थी वो आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें। इसमें एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं स्मूथ टूल। स्मूथ टूल को आपने लेना है और एंकर पॉइंट्स पर आकर चला देना है। जहां जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह भी गई है वो इनको फिक्स कर देगा। ठीक है, लाइक दिस। और जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ये इन सब को यहाँ से फिक्स करता चला जाएगा। ये पोर्शन हो गया मुकम्मल। अब हमने क्या करना है, अगेन पेन टूल लेना है। अच्छा, अब जरा इसको समझ लीजिएगा, ये और यहाँ से आप ले लें, इसको मैं यहाँ पर ला कर रख रहा हूँ ये एंड दिस वन। ठीक है, अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप पहले से रफ ड्रा करें और उसके बाद उसको एंकर पॉइंट के साथ ड्रैग कर लें। दूसरा तरीका ये है कि क्लिक करके साथ ही ड्रैग कर लें। मैंने आपको बताया था कि क्लिक करके ड्रैग कैसे करते हैं। ये एंकर पॉइंट, ये जो आने वाला जो हैंडल है, इसको यहाँ से आप क्लिक करके ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे अगेन। ये हो गया। फिर आप इसको यहाँ पर क्लिक करके ख़त्म करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे अगेन इस तरह। यानी आपको जो भी तरीकाकार इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीकाकार बता दिए, ये हो गया। अच्छा, अब होगा क्या, नीचे वाला जो कर्व है ना, वो हमें ये जो हम पहले शेप बनाई इसी से मिल जाएगा। ऊपर वाला कर्व हमें बनाना था, तो हम क्या करेंगे, अगर तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, यानी मैं इन दोनों को अगर सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देता हूँ, ठीक है, या मैं इसको माइनस बैक कर देता हूँ, तो ये वाली, ये हमें विंग तो मिल गया एग्जैक्टली, लेकिन क्या हुआ कि ओवरऑल शेप खत्म हो गई।
तो हमने उसका एक सोल्यूशन क्या निकालना है, इसकी एक कॉपी ले लेनी है, यानी एडिट में जाकर या तो आप कॉपी कर लें या कंट्रोल सी प्रेस कर लें, ताकि हम बाद में उसको पेस्ट इन फ्रंट कर सकें। दोनों को सिलेक्ट करना है, या तो माइनस फ्रंट कर देना या फिर माइनस बैक कर देना, जिस तरह भी आपको कन्वीनियंट लगे। जैसे हमें विंग रह गया, कंट्रोल एफ किया तो वो वापस आ गया। ठीक होगी बात। एक ये काम हो गया। दूसरा काम हम ये करेंगे, यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ इस दफा मैं। ठीक है, ये ड्रैग किया, अगेन इस पे क्लिक किया, देन आपने यहाँ आकर फिर ड्रैग किया। अच्छा, ये आप ड्रैग कर रहे हैं, आप यहाँ से छोड़ के इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ पकड़कर वापस यहाँ पर इस तरह मिला सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। क्लिक किया, देन इस पर आकर वापस मिलाया, अगेन वही काम करेंगे, इसकी एक बार कॉपी ले लेंगे। ठीक है, और इसको इसके साथ एक बार या माइनस फ्रंट कर देंगे या माइनस बैक। अब ये ऊपर वाला नीचे वाला आ चुका है, कंट्रोल एफ करेंगे वो वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाले आ रहे हैं, इसमें आप एक, मैं ले रहा हूँ, आप इसको सेपरेट बनाइएगा क्योंकि टाइम इस वक्त ऊपर हो रहा है, तो मुझे क्लास को वाइंड अप करना है। तो ये हो गया, उसके बाद आपका ये पोर्शन बन गया। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर लेकर, और आल्ट के साथ ये इजाफी पोर्शन को खत्म कर दें। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बन चुका है। ये सारी शेप्स अलग अलग है, लेकिन मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको ऑल्ट के साथ, लेकिन आप लोग इसको अलग अलग बनाएंगे, थोड़ा सा फर्क आएगा। अच्छा, इसी तरह से अब जहां पर आपको जो रेगुलर शेप्स हैं उनसे अगर कोई चीज बन रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप फिर जाकर पेन टूल में घुसे और उसको इसको पकड़कर और इस तरह से इसको इस तरह बनाना शुरू कर दें। पेन टूल वहां यूज करना है जहां पर आपकी रेगुलर शेप्स या ज्योमेट्रिकल शेप्स आपकी आपको उस तरह का रिजल्ट ना दे रही हो, या आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट ना मिल रहा हो। आपने एक सर्कल लिया है, ठीक है, वो बन चुका है। उस सर्कल को आप यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, देन शेप बिल्डर से आकर इजाफी पोर्शन को डिलीट कर देंगे। इजाफी पोर्शन जैसे डिलीट होगा, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको आप यहाँ से ब्लैक आई बना देंगे, और इसका स्ट्रोक भी आप यहाँ से ब्लैक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये रह गई, इसको आप पेन टूल लेंगे, यहाँ से ये क्लिक करके बेशक ड्रैग कर ले। ठीक है, नहीं ड्रैग करना है तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दें। ठीक है, आल्ट के साथ पकड़े, यहाँ मिलाएं, आल्ट के साथ पकड़े, इस तरह मिलाएं, ये आ गया। आल्ट के साथ पकड़कर, सॉरी, आल्ट के साथ पकड़कर यहाँ मिलाएं, कंट्रोल से डायरेक्ट सिलेक्शन आया, थोड़ी सी यहाँ से ये ऐसे है। ठीक है, बाकी का पोर्शन क्या है, इसको आपने यहाँ से कट करना है। अब कट करेंगे तो क्या होगा कि फिर शेप गायब हो जाएगी, यानी मैं अगर माइनस फ्रंट कर देता हूँ तो ये तो बच गई, ये तो मिल गई है मेरी रिक्वायर्ड चीज, लेकिन वो गायब होगी। तो उसकी आप एक पहले से कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद आप इनको सेलेक्ट करें, माइनस बैक करें, कंट्रोल एफ कर दें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ये जितने भी पोर्शन इसके बन चुके हैं। ठीक है, ये जब आप सारे सिलेक्ट कर लें, इनका स्ट्रोक आप ब्लैक कलर का दे दें। ब्लैक कलर देने के बाद नीचे फिर ये कुछ वेव्स वगैरह बनी हुई है, इसके लिए आप कुछ ऐसे तो देख लीजिएगा आपने किस तरह बनाना है। मैं अभी जल्दी में हूँ थोड़ा सा, या अभी वेव्स रहने दें, आप लोग बना लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो टेम्पलेट, इस पे आप क्लिक करेंगे, इसमें वापस जाएंगे, और टेम्पलेट वाला जो चेक लगा हुआ है इसको आप एक बार फिर क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट खत्म हो जाएगा, और आप इसको उठाकर साइड पर रखेंगे तो आपके पास ये डक रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब ये पोर्शन और ये पोर्शन फिल ऊपर रखें, थोड़ा सा लाइट कलर है, ये ज़्यादा हो गया, ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ से ये पोर्शन ये देख लें, अभी भी इसके ऊपर नहीं बैठा, इसलिए मैं कह रहा था अलग अलग बनाइएगा इसको, ताकि ये आपको इशू ना क्रिएट कर रहा हो। स्ट्रोक इसका बेशक यहाँ से आके नन कर दें आप, तो ये आपकी एक
डक रेडी। हाँ जी, बना लेंगे। अच्छा, यहाँ से भी ना आप कुछ चीजें अंदाजा लगा सकते हैं। ये इसकी थोड़ी सी ये जो तोंद है ना, ये बाहर निकली हुई लग रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और जो स्मूथ टूल लिया था वापस आ रहा हूँ उसके ऊपर, इसको क्लिक किया, देन ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रहा है इस तरह। अच्छा, ये अगर आपका इससे ना कंट्रोल हो रहा हो तो आप एंकर पॉइंट डिलीट कर दें। ठीक है, ये एंकर पॉइंट डिलीट कर दें, और इसको फिर आप पकड़कर खुद मैनुअली सेट करें। ऐसा भी पॉसिबल है, इससे आपकी शेप ज्यादा अच्छी बन जाएगी। जी हाँ जी, काफी आज के लिए इतना बेस बन गई है कि नहीं पेन टूल की। यही पर्पज है कि आपको एक चीज इस तरह से सिखा दी जाए कि आप लोग फिर जो खुद भी सोचे वो भी आप ट्रेस कर सके। कोई आप लोगो ले आए, कोई शेप ले आए, कोई एनिमल ले आए, उसको भी ट्रेस करना चाहे आप उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं। इवन के ह्यूमन फेस भी आप कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको जितना भी सिनेरियो बताया उसमें आप ह्यूमन फेस भी कर सकते हैं। कल की क्लास में हम मिकी माउस और कुछ इस तरह की चीजें देखेंगे, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका मैस्कॉट लोगो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। ह्यूमन फेस आप किस तरह से बना सकते हैं, इसका आपको आइडिया हो जाएगा। आगे काफी सारी असाइनमेंट्स हैं, तो उसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में अगर कुछ पूछना है तो पूछें जल्दी से, नहीं तो फिर हम इसको आते हैं माइंड अप की तरफ। जी, पूछना है किसी ने कुछ? जो लोग लाइव क्लास लेते रहेंगे समझें कि वो सक्सेसफुल है। चले जी, फिर जल्दी से लेक्चर फीडबैक दे दें ताकि मैं क्लास को एंड करूं। आप जब असाइनमेंट सबमिट कराते हैं मैं उसके 2-3 दिन बाद चेक करता होता हूँ, ताकि अगर कोई लेट भी आ रहा है तो उसकी भी मार्किंग हो जाए। कोई बात नहीं, टफ जो है वो प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हो जाएगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। देखिए, जो भी आपका होता है ना, कंसीलमेंट लेवल जो है ना इंसान का, वो नंबर ऑफ ट्राइज पर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ लोगों का कंसीलमेंट लेवल ये होता है कि फर्स्ट ट्राई में पिक कर जाते हैं। कुछ लोगों का कंसीलमेंट लेवल सेकंड ट्राई वाला होता है, कुछ लोगों का कंसीलमेंट लेवल थर्ड का होता है। अच्छा, अब होता ये है कि हम बहैसियत इंसान, हमारी नेचर ये है कि हम एक बार ट्राई करके उस चीज़ से उकता जाते हैं। और जबकि वो आपका 1, 2 या 3 ट्राइज दूर होता है कि वो आपको समझ आ जाए।
और हमने क्या करना होता है, हमने एक दो ट्राइज करने के बाद उकता जाना होता है। तो जो लोग उकताहट का शिकार नहीं होते, कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने यानी प्रैक्टिस में, अपने लर्निंग प्रोसेस में, तो वो किसी न किसी नंबर ऑफ ट्राई के ऊपर जाकर लाजमी लर्न कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को कोई चीज़ इतनी मुश्किल लगे कि आप उसको बार बार ट्राई करने के बाद भी अंडरस्टैंड ना कर पाए। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि लेक्चर को रिवाइंड करें, दोबारा प्रैक्टिस करें, लेक्चर को रिवाइंड करें, दोबारा प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल में हार्डली आप 2 से 3 बार भी करेंगे ना, तो पूरी की पूरी डक बन के आपके सामने आ जाएगी और आपने अपने हाथ से बनाई है। क्लियर है जी? चलिए मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ। इंशाल्लाह अब यानी कल के लेक्चर में होगी बात। नेक्स्ट हम फिर मजीद कुछ लर्निंग करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह।